हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2000 प्लस PYQ सीरीज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले 38 साल में नीट का जितना भी PYQ आया है सबको हम लोग लगा डालेंगे, और 38 साल का अगर प्रीवियस ईयर लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। तो इस PYQ सीरीज में मैं ना केवल आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा बल्कि ये अप्रोच भी सिखाऊंगा कि रियल एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठते हैं और जब क्वेश्चन आता है और टाइमर चलते रहता है तो टाइमर के साथ हम लोग का क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन रेस्पेक्टिवली आर। इसमें क्या बोला है, जो पिरिडीन है, पिरिडीन में कितना सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर मतलब प्रेजेंट्स है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको बनाने से पहले आपको सबसे पहले पिरिडीन का स्ट्रक्चर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो इसको नहीं बना पाएंगे। तो देखिए ये क्या है, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा आप लोग को बनाना है और क्या करना है, हम लोग को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं कि पिरिडीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है। देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है वो 5 हो गया। उसके बाद देखिए पाई बॉन्ड के साथ एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड हम लोग जानते हैं, एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसमें भी काउंट होगा। तो 5 हो गया इधर, 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग को क्या मिला, 11 सिग्मा बॉन्ड हम लोग को मिल गया। जैसे 11 सिग्मा बॉन्ड मिल गया तो देखिए मैं जैसे बता रहा कि एग्जाम हॉल में हम लोग का अप्रोच कैसा होना चाहिए। जैसे ही 11 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को हम लोग को उड़ा देना है। तो ऑप्शन बी और डी हम लोग के पास बचा, 11 हम लोग के पास सिग्मा बॉन्ड हो गया। उसके बाद क्या बोला कि पाई बॉन्ड कितना है, तो पाई बॉन्ड हम लोग काउंट करेंगे। देखिए पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। तो जैसे 3 पाई बॉन्ड देखें तो डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। इतना ही करना है एग्जाम हॉल में, हम लोग को यही अप्रोच लगाना है। हम लोग को ऑप्शन का सहारा लेना ही है। ऑप्शन का सहारा है 2026 का नीट हमारा है, तो ऑप्शन का सहारा लेके हम लोग को उड़ाना है। तो जैसे ही देखें तो 3 टिक करके डी, जैसे 3 हम लोग को पाई बॉन्ड मिल गया तो ऑप्शन डी टिक करके हम लोग को आगे बढ़ना है। और देखिए एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर है, तो जो पिरिडीन है उसमें 11 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है एंड 1 लोन पेयर है। तो वेट अभी हम लोग को क्या करना है, देखिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा होता है, इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो 100% रिपीट होता है। 100% का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। देखिए एग्जामिनेशन का सोच को हम लोग देखेंगे, वो कितना दूर सोच सकता है। हम लोग बोलेंगे एग्जामिनर को कि तुम बेटा सोचो, कितना दूर तुम सोच सकता है, सोचो। तो देखिए एग्जामिनर जो है अगर पिरिडीन को सोच लिया, मतलब ये पिरिडीन जो है इन लोग का गैंग है, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर का एक बंदा है, तो एक बंदा को पकड़ लिया मतलब बाकी बंदा को भी ये पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पिरिडीन जो है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए पिरिडीन जो है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ऐसा मतलब साइक्लिक रिंग, जैसे साइक्लिक रिंग में हम लोग जनरली देखते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए पिरिडीन में जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो देखिए बहुत सारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन जो टॉप मोस्ट मतलब फेमस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो 4 है। इसलिए मैं ये चारों को भी डाल दिया, क्योंकि अगर पिरिडीन का ऊपर क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर तो ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है। देखिए पिरिडीन, उसके बाद पायरोल। पिरिडीन जो है 6 मेंबर रिंग है और पायरल जो है 5 मेंबर रिंग में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग पायरोल बोलेंगे। उसके बाद 5 मेंबर रिंग में अगर सल्फर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग थाइपिन बोलेंगे, स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। और अगर 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूरन। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग आप ठीक करिएगा, FU होगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूरन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितना होता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, 10 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आपको पायरोल में बोलेगा तो आपको ऐसे ही करना है कि 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर पायरोल में मिलेगा। वही अगर थाइपिन में हम लोग काउंट करेंगे तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है थाइपिन में बोलेगा। और फ्यूरन में थाइपिन और फ्यूरन का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो इसमें भी क्या होगा, 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। तो आशा करता हूं यहाँ ये आप तक समझ में आया है। तो बोलेंगे सर हो गया क्या, तो बोलेंगे नहीं, हम झुकेगा नहीं, और आगे हम लोग लेते जाएंगे कि देखेंगे एग्जामिनर तुम और कितना सोच सकते हो, सोचो। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है
इसका एक बहुत फेमस, बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, कि इसका एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत बार पूछा है कि जो ये 4 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है। जितना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल और एरोमेटिक कैरेक्टर है इसमें बेंजीन का है, उसके बाद पिरिडीन का है, उसके बाद थायोपीन का है, उसके बाद पायरोल का है और उसके बाद फ्यूरन का है। देखिए अभी हम लोग समझते हैं कि ये ऑर्डर ऐसा हुआ क्यों। देखिए बेंजीन हम लोग जानते हैं, देखिए एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक रिंग होना चाहिए, और जो बॉन्ड है वो डिलोकलाइज होना चाहिए। डिलोकलाइज मतलब मूव होना चाहिए, शिफ्टिंग जो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होना चाहिए, डिलोकलाइज होना चाहिए, और हकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करना चाहिए, 4n+2π। तो ये जितना भी है सारे रिंग साइक्लिक है, डिलोकलाइज भी है, और 4n+2π इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। सब में 6π इलेक्ट्रॉन सब में है। लेकिन इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस ऑर्डर में क्यों है हम लोग अभी जानेंगे। देखिए बेंजीन जो है हम लोग जानते हैं कि टॉप मोस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन में होता है, तो बेंजीन का टक्कर में तो कोई है ही नहीं। तो सबसे जो ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर और सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो बेंजीन है। उसके बाद आता है पिरिडीन। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि 6 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्योंकि पिरिडीन जो है वो 6 मेंबर रिंग है, और इसका जो ये लोन पेयर है वो क्या हो रहा है, वो रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है। तो यहाँ पे और स्मूथली डिलोकलाइज हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, रेजोनेंस इसमें बहुत अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद बेंजीन के बाद आएगा आपका पिरिडीन। उसके बाद अभी देखिए कहानी में ट्विस्ट है, अभी इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए थायोपीन, पायरोल और फ्यूरन, ये जो तीनों है, तीनों 5 मेंबर रिंग है, और तीनों में आप देखिए जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। तीनों का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी ये ऑर्डर क्यों हुआ, अगर तीनों 5 मेंबर रिंग है और तीनों का लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो थायोपीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा स्टेबल कैसे हुआ, उसके बाद पायरोल कैसे हुआ, उसके बाद फ्यूरन कैसे हुआ। इसको समझने के लिए आप देखिए बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। जैसे सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, तीनों में से आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, उसके बाद नाइट्रोजन का है, और उसके बाद सल्फर का है। तो देखिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है वो क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छा उतना मतलब उतना ताकत से उसको क्या करता है, वो पकड़ के रखता है लोन पेयर को, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या करता है, वो जो लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जो डिलोकलाइजेशन में जाता है, उसको क्या करता है, उतना फ्रीली वो छोड़ता नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। तो इतना फ्री उसमें क्या हो सकता है, होता है, फ्यूरन में रेजोनेंस नहीं हो पाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसका है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में भी वही है, उतना फ्री नहीं हो पाता है उसका रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन, उसका लोन पेयर का। और यहाँ पे सल्फर का क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो अपना लोन पेयर को उतना अच्छा से वो पकड़ के रख नहीं पाता है, वो क्या करता है, अपना हाथ से निकल जाता है और अच्छे से डिलोकलाइजेशन होता है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छा रेजोनेंस हो रहा थायोपीन में, तो थायोपीन का एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और उसके बाद पायरोल का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, और सबसे लास्ट में एरोमेटिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी किसका होगा, फ्यूरन का होगा। अगर एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी कैरेक्टर स्टेबिलिटी ऑर्डर बोले तो आपको ध्यान रखना है कि इस ऑर्डर में होगा, बेंजीन, पैरिडीन, उसके बाद थायोपीन, उसके बाद पायरोल और उसके बाद फ्यूरन। तो चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। एक और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, मतलब कितना हद तक वो क्वेश्चन बना सकता है, सब मैं आपको कवर करा दूंगा कि इसके बाहर और कुछ कंसेप्ट ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पूछ ही नहीं सकता है एग्जामिनर। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का पूछता है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, बेस हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं इक्विलिब्रियम में, लेविस एसिस या ब्रोनस्टेड लोरी बेस, हम लोग एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो बेस क्या होता है, दो तरह से हम लोग को बेस को डिनोट कर सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट जो अच्छा से कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, प्रोटॉन को जो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा क्या किसका बेस ज्यादा है, पिरिडीन का, उसके बाद पायरोल का, उसके बाद फ्यूरन का, और उसके बाद थायोपीन का। तो आप देखेंगे कि पिरिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा क्यों है, क्यों, देखिए क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका लोन पेयर बहुत फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बहुत फ्रीली अवेलेबल होगा तो प्रोटॉन को बहुत अच्छा से क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर पाएगा, और प्रोटॉन उतना अच्छा से उससे मतलब लोन पेयर के साथ ओवरलैप हो पाएगा और उसके साथ बॉन्ड बना पाएगा, तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेस होगा। तो पिरिडीन में देखिए, पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है, तो वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसका जो लोन पेयर है वो बहुत फ्रीली अवेलेबल है। तो फ्रीली अवेलेबल है मतलब प्रोटॉन को बहुत अच्छा से एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन इसके साथ बहुत अच्छा से ओवरलैप कर सकता है। तो इसलिए पिरिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। चलिए इसे यहां तक तो समझ में आया। लेकिन पायरोल, फ्यूरन और थायोपीन, ये तीनों में से आप देखिए
पायरोल का उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ है, उसके बाद फ्यूरन और उसके बाद थायोपिन। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि क्या होना चाहिए कि लोन पेयर, आपका दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ठीक है, मतलब लोन पेयर क्या है, बहुत अच्छा से अवेलेबल होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो आपका प्रोटॉन है उतना अच्छा से उसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। तो हम लोग देखेंगे इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, बोलेंगे सर आप इससे पहले डिस्कस किए थे जो फ्यूरन है, फ्यूरन का क्या है कि जो लोन पेयर है उतना अच्छा से फ्यूरन में लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहता है। फ्यूरन का लोन पेयर उतना अच्छा से अवेलेबल नहीं रहता है। क्यों अवेलेबल नहीं रहता है? क्योंकि फ्यूरन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन, फ्यूरन में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उसका लोन पेयर को फ्रीली अवेलेबल नहीं करता है, उसको रोक के रखता है। और उसके बाद पायरोल का है, पायरोल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और उसके बाद थायोपिन का है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्योंकि थायोपिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण उसका लोन पेयर और फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, और लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है, इसका मतलब प्रोटॉन बहुत अच्छा से इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थायोपिन का बेसिक स्ट्रेंथ, तो इस कॉन्सेप्ट से क्या होना चाहिए, थायोपिन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए पायरोल का, और सबसे लास्ट में फ्यूरन का। क्यों? क्योंकि फ्यूरन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो उसका लोन पेयर उतना अच्छा से अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट हो गया, थायोपिन का सबसे लोन पेयर मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबसे मतलब लो है। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए पायरोल और फ्यूरन, पायरोल और फ्यूरन में हम लोग तो देखें कि पायरोल का सबसे ज्यादा है, ये तो आपको समझ में आएगा। पायरोल और फ्यूरन में हम लोग कंपेयर करें क्योंकि पायरोल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्यूरन से कम है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन फ्यूरन और थायोपिन में आप देखेंगे जो लोन पेयर देखिए, जो कि थायोपिन में सल्फर जो है वो आपका थर्ड पीरियड का ये है, मतलब एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में एलिमेंट है, और जो फ्यूरन है वो आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। फ्यूरन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो थायोपिन में जो लोन पेयर अवेलेबल रहता है वो 3p ऑर्बिटल में अवेलेबल रहता है, और फ्यूरन में जो लोन पेयर अवेलेबल होता है वो 2p ऑर्बिटल में अवेलेबल रहता है। तो इसका कारण क्या है कि 3p ऑर्बिटल में अवेलेबल होने के कारण थायोपिन का लोन पेयर वो क्या होता है, 3p ऑर्बिटल बहुत बड़ा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, और साइज में बहुत बड़ा होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, लोन पेयर का डेंसिटी वो डिफ्यूज हो जाता है, लोन पेयर का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है। और लोन पेयर का डेंसिटी बहुत कम हो जाने के कारण जो प्रोटॉन आता है उसके साथ ओवरलैप करने के लिए, क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है तो उतना अच्छा से वो क्या करता है, प्रोटॉन ओवरलैप नहीं कर पाता है। तो इसीलिए थायोपिन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। देखिए डीलोकलाइजेशन के समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंस है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ के समय क्योंकि प्रोटॉन ओवरलैप कर रहा है, प्रोटॉन बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग 3p ऑर्बिटल देखेंगे कि ऑर्बिटल में डेंसिटी देखेंगे कि डेंसिटी कितना ज्यादा है कितना कम है। क्योंकि 3p ऑर्बिटल में है, 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो इसके लिए इसका डेंसिटी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन उतना अच्छा से क्या कर पाएगा, डिलोकलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थायोपिन का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फिर से हम लोग रीडिंग करेंगे, सबसे पहले pyridine, उसके बाद पायरोल, उसके बाद फ्यूरन और लास्ट में थायोपिन। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ आपको याद रखना है। आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का आपका क्वेश्चन दिया है कि लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल्स दिया है और राइट साइड में हम लोग को मैच करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में दिया है इथेन, इथीन, कार्बन मॉलिक्यूल और इथाइन, आपका ये 4 मॉलिक्यूल दिया है। और राइट साइड में बोला है कि जो 2 कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है इथेन, इथीन, कार्बन मॉलिक्यूल और इथाइन में, तो वो कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हम लोग को क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए, मान लीजिए एग्जाम में हम लोग ये क्वेश्चन आया है तो हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ए में इथेन बोला है, तो इथेन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए इथेन का मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये है इथेन। तो इथेन का सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, इथेन का हम लोग का स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है, ये है इथेन। तो देखिए कार्बन कार्बन, 2 कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ए का जो है, तो ए का मैं क्या इससे मैच करूंगा, ए का 3। तो जैसे ए का 3 है तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। देखिए ए का 3 किसमें किसमें दिया है, केवल ए में दिया है और बी में दिया है, सी में और डी में नहीं है। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, सी और डी को तुरंत एलिमिनेट करेंगे। एग्जाम में हम लोग को यही अप्रोच लगाना है मेरे फ्रेंड्स, हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे बहुत फास्ट एग्जाम आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए जैसे हम लोग सी और डी को एलिमिनेट कर दिए तो अभी हम लोग बी में जाएंगे। लेकिन देखिए कहानी में ट्विस्ट है, बी में जो ऑप्शन ए है, बी का 4 ऑप्शन ए में भी दिया है और बी में भी बी का 4 दिया है, तो दोनों में 4 दिया है। तो बी को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूंगा। सी में देखिए, सी में 2 दिया है ए में और बी में सी का 1 दिया है।
या तो मैं सी का सॉल्व करके भी मतलब इसका आंसर निकाल सकता हूँ, या डी का भी। देखिए डी में क्या दिया है, इथाइन। इथाइन में देखिए जो है डी का 1 से मैच कर रहा है ए, ऑप्शन ए में, और बी में क्या कर रहा है, डी का 2 में मैच कर रहा है। तो मैं या तो सी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सॉल्व कर सकता हूँ, या डी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन डी में इथाइन है और इथाइन का स्ट्रक्चर मेरे को आता है, तो मैं तुरंत इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। देखिए अगर मैं इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, तो इथाइन का स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है हम लोग का, ये इथाइन है। तो इथाइन मतलब क्या, इसमें क्या है, देखिए जब हम लोग ये जानते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसमें दो दो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। दो पाई बॉन्ड क्या, ऊपर का और नीचे का पाई बॉन्ड होता है, और बीच वाला होता है सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो इथाइन का क्या है, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो इथाइन का मैं मैच करूंगा 1 से। जो डी का 1, तो डी का 1 कैसे दिया है, देखिए डी का 1 यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट, तुरंत हम लोग का सॉल्व होना है। ऑप्शन बी को मेरे को सॉल्व करना ही नहीं है। तो ये हम लोग का एग्जाम हॉल का अप्रोच होना चाहिए। और लेकिन क्यों मैं अभी, क्योंकि मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ डिटेल्स में, तो सबका स्ट्रक्चर हम लोग बारी बारी में देखेंगे। अभी इथेन का स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग, इथाइन का स्ट्रक्चर देख लिया, अभी हम लोग इथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है इथीन का स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं ये इथीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इथीन का स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन कार्बन दो कार्बन एटम के बीच क्या बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग को क्या करना है, इथीन के लिए क्या करना है, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। तो इथीन जो है वो 4 से मैच करेगा, और बच्चा हम लोग को क्या, कार्बन मोलिकुल C2 मोलिकुल, तो C2 मोलिकुल के लिए 2 प्रेजेंट है। तो देखिए ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन अभी हम लोग को एक चीज बहुत ध्यान रखना है, जो C2 मोलिकुल है, देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा एग्जामिनर क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा गूगली खेल दिया है। जो C2 मोलिकुल है, आपका माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यार सर जो C2 मोलिकुल है उसका हम लोग जैसे इथेन, इथाइन और इथीन का जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लिए, तो तुरंत हम लोग फाइंड कर लिए कि कितना सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन C2 मोलिकुल का हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर से क्यों नहीं फाइंड किए, देखिए यहाँ पे हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि C2 मोलिकुल का जो स्ट्रक्चर है हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन सा मोलिकुल, ऐसा अगर क्वेश्चन हम लोग आए एग्जाम में, तो कौन कौन सा मोलिकुल के लिए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और किस किस मोलिकुल के लिए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं ये करता हूँ, थोड़ा रिमूव करता हूँ। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मोलिकुल के लिए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, और किस किस मोलिकुल के लिए हम लोग डायरेक्ट आपका एमओटी अप्लाई करेंगे। देखिए C2 मोलिकुल का जो स्ट्रक्चर है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल सकते हैं हम लोग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए जो पॉली एटॉमिक मोलिकुल होता है, एक मिनट, जैसे जो पॉली एटॉमिक मोलिकुल होता है, पॉली एटॉमिक मोलिकुल, पॉली एटॉमिक मोलिकुल मतलब क्या, देखिए पॉली एटॉमिक मोलिकुल मतलब क्या आ जाएगा, CO2 या NH3, CO2 NH3 या CH4 आ गया, या CO2 आ गया, या फिर आपका जो इथेन आ गया, ये भी पॉलीएटॉमिक है, इथेन, इथीन या इथाइन। जितना भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोग क्या करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग अप्लाई करेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का हम लोग आपका अप्लाई करेंगे। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आया तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग इसका स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे C2 हो गया, N2 हो गया या O2 हो गया, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को MOT से निकालना पड़ेगा। तो एमओटी से कैसे निकालेंगे, तो एमओटी से अगर हम लोग को बॉन्ड निकालना है, मतलब दो एटम के बीच बॉन्ड निकालना है एमओटी के लिए, तो सबसे बेस्ट हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एमओटी के अकॉर्डिंग टू एमओटी तो हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम लोग दो डाइएटॉमिक मोलिकुल का अगर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड कर लिए तो हम लोग बता देंगे कि दो मोलिकुल के बीच क्या बॉन्ड प्रेजेंट है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम।
तो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, मतलब दो एटम के बीच कितना बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का 2 आया तो हम लोग बोलेंगे कि दो एटम के बीच पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का 1 आया तो बोलेंगे हम लोग क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जिससे मैं यहाँ पे बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे और डिटेल्स में। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को याद दिलाते जा रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का क्या हम लोग का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एमओटी, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग को क्या अप्लाई करना है। शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या अप्लाई करना है, जैसे हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसके लिए ट्रिक क्या है, देखिए 14 को आप बेस लेंगे और उसके नीचे बढ़ाते जाएंगे, जैसे 14, 15, 16, 17 और 18, और ऊपर से क्या करेंगे 13, 12, 11 और 10। आपको याद करना है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ये आपको क्या करना है, ये याद करना है। 14 को आपको बेस लेना है। 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और ऊपर और नीचे जब जाएंगे हम लोग 0.5 घटाते जाएंगे। तो 13 अगर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ये ट्रिक्स है। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। तो हमें ये शॉर्टकट जो ट्रिक्स है आप याद रखिएगा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसे देखिए, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो C2 मॉलिक्यूल है, C2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो दो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखिए 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 2। तो मतलब क्या है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके बीच दो बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो बॉन्ड होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब क्या होगा, दो बॉन्ड होगा। तो हम लोग, तो आप अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर दो बॉन्ड मतलब क्या, हम लोग जानते हैं कि अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, एक सिग्मा और एक पाई। लेकिन जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों 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 क्यों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि C2 मॉलिक्यूल जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। C2 मॉलिक्यूल छोड़ के कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल दे, जैसे N2 दे दे, O2 दे दे, कोई भी दे, तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो ट्रिपल बॉन्ड आप काउंट करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड काउंट करेंगे तो बोलेंगे कि 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आया C2 मॉलिक्यूल छोड़ के तो डायरेक्ट बोलेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। लेकिन जैसे C2 मॉलिक्यूल आ गया, आपका एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन गूगली करने के लिए दे सकता है कि C2 मॉलिक्यूल दे दिया और बताइए कि इसके बीच कितना पाई बॉन्ड है और कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो आप उसमें ऑप्शन में रहेगा एक सिग्मा एक पाई। तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड जैसे देखेंगे तो बोलेंगे एक सिग्मा एक पाई, लेकिन ये गलत हो जाएगा। C2 मॉलिक्यूल एक स्पेशल केस है। हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए आप, हम लोग देखेंगे C2 मॉलिक्यूल में कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन आप बोलेंगे सर बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो एक सिग्मा एक पाई होना चाहिए, लेकिन C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड क्यों प्रेजेंट है। देखिए इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C2 मॉलिक्यूल का मैं एक स्पेशल केस आप लोग को बता रहा हूँ। स्पेशल केस हम लोग देखेंगे C2 मॉलिक्यूल का, इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल केस हम लोग क्या करेंगे, C2 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग देखेंगे एक स्पेशल केस हम लोग देखेंगे। देखिए स्पेशल केस क्या है C2 मॉलिक्यूल का। C2 मॉलिक्यूल का हम लोग को कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ये निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, एमओटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा C2 मॉलिक्यूल का, तो देखिए कार्बन का हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p2 एक कार्बन, क्योंकि C2 है दो कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो दोनों मिला के टोटल क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एमओटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 प्लस उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाई 2px2 पाई 2py2, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या 2pz, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। मैं आशा करता हूँ ये आप लोग मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग है इसमें पढ़े हैं, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है तो दो दो सब में पुट हो जाएगा, 2 2 4 6
8, 10 और 12। तो 2pz और π*2px π*2py में कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें, देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए 2 दूने 4, 6 और 8 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 दूने 4, तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आया 4/2, 4/2 आया कितना आपका 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को निकाल के क्या कितना आया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हम लोग का 2 आया। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, लेकिन देखिए यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है कि C2 मॉलिक्यूल के समय जब हम लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो देखिए ये क्या है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और दोनों में दो इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कारण क्या होता है, हम लोग जानते हैं जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एंटी बॉन्डिंग में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों का जो ये रहता है इफेक्ट है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, एंटी बॉन्डिंग से, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा का क्या हम लोग का, देखिए जब ये कैंसिल हो जाता है तो हम लोग को क्या बचता है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन ही बच जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सारा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कार्बन कार्बन C2 मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच जो दो हम लोग का बॉन्ड रहता है पाई बॉन्ड, उसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं रहता है, उसमें दोनों ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे मैं देखिए जैसे सिग्मा बॉन्ड का मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ, तो देखिए सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा में देखिए सिग्मा का अगर बॉन्ड सिग्मा मतलब बॉन्ड का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो देखिए कितना हम लोग का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 4 4 2 2 4 हो गया। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है सिग्मा बॉन्ड में, देखिए ए भी सिग्मा बॉन्ड है, ए भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 2 4, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आया कितना 0/2। 0/2 मतलब कितना आ गया 0। तो आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0, इसका मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और वही अगर हम लोग पाई का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पाई में, देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 4, तो 4 हम लोग का क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए एंटी बॉन्डिंग पाई में कितना है π*2px π*2py, मतलब कोई भी एंटी बॉन्डिंग नहीं है, मतलब 0, तो डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे करेंगे तो देखिए 4/2, तो हम लोग का आया क्या 2। तो जो बॉन्ड ऑर्डर था वो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ही हुआ था। तो इसीलिए हम लोग को ये ध्यान रखना है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो रहता है हम लोग का, इसमें जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन रहता है, पाई बॉन्ड रहता है, दोनों ही पाई बॉन्ड रहता है, दोनों ही पाई बॉन्ड रहता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो आशा करता हूं मैं आप लोग को ये समझा पाया, बहुत ही डिटेल्स हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जाना है और हम लोग को इस ऑर्डर में देखना है कि किस कार्बन में sp2 उसके बाद sp2 और sp sp हाइब्रिडेशन आ रहा है। तो देखिए हाइब्रिडेशन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको थोड़ा की कॉन्सेप्ट इसका आना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या होता है कि हाइब्रिडेशन जो है, हाइब्रिडेशन में केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर पार्टिसिपेट। हाइब्रिडेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। आपको ध्यान देना है, जो कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग को sp3 हाइब्रिडेशन बनाना है, तो sp3 हाइब्रिडेशन मतलब बनाना है तो हम लोग क्या देखना है कि 4 बॉन्ड हम लोग को देखना है, 4 बॉन्ड या फिर 3 बॉन्ड या एक लोन पेयर भी है तो भी हम लोग को 4 काउंट करना है, मतलब 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर इक्वल टू 4, मतलब एग्जैक्ट हम लोग को 4 बनाना है। अगर 4 बन गया तो sp3 हम लोग हाइब्रिडेशन उसका डाल देंगे। जैसे अगर sp2 बनाना है तो हम लोग को 3 बॉन्ड देखना है, अगर sp हम लोग को बनाना है तो हम लोग को 2 देखना है। तो देखिए 4 कैसे हुआ, जैसे इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे p के ऊपर 3 है और s के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 + 3 = 4। तो देखिए p के ऊपर 2 है और s के ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 1 लेना है, तो 1 + 2 3। जैसे p के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 लेना है, s के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 लेना है, तो 1 + 1 2, तो 2 बनाना है। तो sp3 जब हम लोग बनाएंगे हाइब्रिडेशन तो 4 हम लोग बॉन्ड देखेंगे, खोजेंगे, sp2 के समय 3 और sp के समय 2। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा ऑप्शन में जाएंगे, कैसे अप्रोच होना चाहिए हम लोग का क्वेश्चन में।
देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में गए, ऑप्शन ए में देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिया है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कुछ बॉन्ड नहीं दिया है। जब ऐसा रहे ना कि कुछ बॉन्ड नहीं दिया है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो उसको आपको सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड काउंट करना है। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड है। डायरेक्ट ये आपको नहीं लिखना है, इसको तोड़ के लिखेंगे, उतना समय हम लोग का एग्जाम में नहीं रहता है, डायरेक्ट इसको सिंगल बॉन्ड काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कुछ नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड, और देखिए यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। एक ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं कि 2 पाई बॉन्ड रहता है और एक सिंगल बॉन्ड रहता है। तो एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड हो गया, तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, sp, इसके ऊपर sp करेंगे। तो जैसे ही sp हुआ तो हम लोग को, क्योंकि ऑर्डर क्या बोला है, sp2 sp2 sp sp, तो इस ऑप्शन को हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, बाकी कार्बन का हाइब्रिडेशन हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। उसके बाद बी में जाते हैं, तो बी में जाएंगे, देखिए वैसे ही कार्बन जो है H2, इसके पास कुछ बॉन्ड नहीं है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब हम लोग को क्या ये करना है, 2, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो एक सिंगल बॉन्ड हम लोग को काउंट करना था। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कुछ बॉन्ड नहीं है और 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसको हम लोग को 2 सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, 2 सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड रहता है, तो 2 + 1 3, तो 3 का मतलब क्या होता है हम लोग को sp2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग sp2 करेंगे इसका हाइब्रिडेशन। उसी प्रकार इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड 1 हो गया काउंट, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड 1 हो गया 2, और देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या बोला कि इसको सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, तो 1 2 और 3, तो 3 हो गया, मतलब क्या करना है, sp2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे sp2 इतना दूर तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ई कार्बन में जब जाते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड, और देखिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड रहता है, तो एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, 2 मतलब क्या हो गया, sp, तो sp हम लोग इसको डालेंगे sp। और उसके बाद लास्ट कार्बन में जाएंगे तो देखिए कुछ नहीं है कार्बन हाइड्रोजन के बीच, मतलब हम लोग क्या सोचेंगे, क्या पकड़ेंगे उसको, एक सिंगल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड 2, और 2 का मतलब होता है sp। तो देखिए ये ऑर्डर हम लोग को फॉलो कर रहा है, sp2 sp2 sp sp। तो जो ऑप्शन बी है इसको टिक करके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया।